हेलो, मैं हूँ राधिका धवड़ और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। नागपुर में जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस का आंकड़ा 350 के भी पार हो चुका है। तो इसी के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं नागपुर के कलेक्टर रविंद्र ठाकरे जी। रविंद्र सर, वेलकम टू नेशन नेक्स्ट। थैंक यू, नमस्कार। सर, मुझे आप बताइए कि नागपुर में ये केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सिर्फ मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा ही अब हॉटस्पॉट्स नहीं रह चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन किस तरीके से कोरोना वायरस रोकने के लिए प्रयास कर रही है? मैं समझता हूँ कि आपका जो कहना है कि ये बहुत फैल रहा है, मैं समझता हूँ वैसा नहीं है। जो भी नए एरिया अभी इसमें आ रहे हैं, वो भी जो पुराने सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा का जो एरिया है, उसी से लगा हुआ है। माने उससे जो एडजॉइनिंग जो एरियाज है, वही आ रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर के एरिया उसमें नहीं आ रहे हैं। तो और जो भी कुछ दूर के लोग जो मिले हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स लेकिन सतरंजीपुरा या मोमिनपुरा से इस्टेब्लिश हुआ है। जैसे अभी परसों खरबी चौक में एक जो व्यक्ति मिला है, वो व्यक्ति भी जो है मोमिनपुर में ही रह रहे थे और वहां से 2 दिन पहले ही वो खरबी चौक का जो एरिया है वहां पे गए थे, तो वो पॉजिटिव पाए गए। तो जो कनेक्शन जो है वो ज्यादातर मोमिनपुरा और खरबी माने जो सतरंजीपुरा है, उसी इलाके से हम लोगों को मिल रहा है। और वहां पे जी 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 मैं एक और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वहां पे जो है जो जो कांटेक्ट ट्रेसिंग जो होती है, जो हाई रिस्क जो उनके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, माने उनके घर के जो फैमिली मेंबर्स है या उनके जो मित्र परिवार जो है जो उनसे शायद मिल सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को जो है पहले हम लोग क्वारंटाइन का बात करते हैं। पर अभी उसमें भी हम लोग कुछ तब्दीली होगी, उसके बारे में शायद सभी लोगों को पता भी होगा कि इन लोगों के पहले हम लोग जो है थ्रोट स्वैब लेते हैं और अगर उसमें पॉजिटिव पाए गए तो ही उन लोगों को हम लोग जो है उनके फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। क्योंकि इसमें जो है ये चेन ब्रेक करने के लिए ही जो लॉकडाउन किया गया है या जो क्वारंटाइन जो हो रहे हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है कि ये चेन जो है वो ब्रेक हो जाए। जो आदमी पॉजिटिव पाया जाता है उसके बाद में उसके तरफ से इसे और ना फैला हुआ, ये एक कोशिश जो है वो की जाती है। सर, टेस्टिंग में जैसे आप बता रहे थे, और किस तरीके से टेस्टिंग होती है इसकी, अगर आप बता सकते हैं हमारे लोग जो देख रहे हैं, दर्शकों के लिए भी अगर आप बता सकते हैं कि अगर उन्हें घर पे भी अगर किसी तरीके से कोई सिम्टम्स आते हैं तो ऐसे कौन से वो लोग हैं जिन्हें इसके बारे में प्रशासन को या फिर डॉक्टर्स को अलर्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज की तारीख में फीवर क्लिनिक हम लोगों ने शुरू किए हैं। ग्रामीण में भी शुरू हुए हैं और शहर में भी शुरू हुए हैं। तो ये फीवर क्लिनिक जो है, अगर आप हम लोग जो देखते हैं तो हमारे अगर 100 पेशेंट होते हैं तो उसमें से 85 पेशेंट जो है उन लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता। 80 से 85 पेशेंट्स में ना बुखार होता है, ना सर्दी जुकाम होता है, ना खांसी होती है। पर इसके अलावा जो 15 पेशेंट जो है जो सीरियस में चले जाते हैं, उन लोगों में जो मैंने जो हमारी डेथ सारी जो हुई है, लगभग 6 डेथ अभी यहाँ पे हुई है नागपुर शहर के अंदर में। और वो सारी डेथ जो है उसमें डेथ से पहले 8 दिन जो है 8-10 दिन जो है उन लोगों को बुखार रहा है। अगर जो बुखार किसी भी कारणवश आता है तो हम लोग अगर तुरंत हमारा जो फीवर क्लिनिक करके अभी हुआ है, शहर के अंदर में जितनी सारी महानगर पालिका की पीएचसी है, वहां पे फीवर क्लिनिक है। जीएमसी और आईजीएमसी में फीवर क्लिनिक है। और फीवर क्लिनिक में आने के बाद में फिर हम लोग जो है बाकी का आपका टेस्टिंग कराएंगे और आवश्यकता अनुसार ही उस व्यक्ति को जो है क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि फीवर तो बहुत सारी चीजों से आता है, लेकिन आज की तारीख में जो भी फीवर आता है उस पर हम लोगों ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि फीवर की जो केसेस है वही हम लोग अगर उसको सिर्फ पैरासीटामोल ले लेते हैं तो हम लोगों का फीवर तो निकल जाएगा, लेकिन जो भी उसके जो भी वायरस जो अंदर में है, बॉडी के अंदर में है, उससे जो भी डैमेज होना है वो होते रहेगा। हम लोगों को लगेगा कि चलो बुखार निकल गया, फिर से पैरासीटामोल बुखार आने पे ले लेते, फिर से निकल जाएगा। लेकिन ये जो लक्षण है बुखार का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आगे जाके डेथ भी हो सकती है, जो कि हमारे यहाँ पे जो अभी 6 डेथ हुई है और बाकी शहरों में भी जो डेथ हुई है
वही हो रहा है कि लोग फीवर है और किसी कारणवश हो सकता है, और फिर लोग घबराते भी है क्वारंटाइन के लिए। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में नागपुर शहर के अंदर में लगभग 159 लोग जो है वो क्वारंटाइन रहने के बाद में कोरोना मुक्त होके अपने अपने घरों में गए हैं। तो ये भी हम लोगों ने सोचना चाहिए कि भाई कोरोना ग्रस्त हो गए, एक बार कोरोना का संसर्ग अगर हो गया है तो हम लोग इससे बच नहीं पाएंगे वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है। हम तब नहीं बच पाएंगे अगर हम लोग हमारे जो बुखार जो है उसके तरफ हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग उसको निग्लेक्ट करेंगे तो फिर नहीं बता सकते। जैसे अभी जो केस हुआ है, जो एक बहुत यंग लड़का अपने यहाँ का गुजर गया, तो वो कोरोना ग्रस्त था और घर में ही बुखार के कारण पड़ा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों का हम लोगों ने अगर ध्यान दिए तो फीवर अगर कोरोना से है तो हम लोग निश्चित उसमें उस व्यक्ति की और उसके कारण जो फैलाव बाकी सदस्यों को हो रहा है उसको फैलाव रोकने में और उनके फैमिली मेंबर्स की जान बचाने में हम लोग मदद कर सकते हैं। सर, पर अभी नागपुर में क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है वो 5000 बेड से बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन का, एनएमसी का अभी क्या प्लान है? क्योंकि ये लॉकडाउन तो आज 31 मई तक एक्सटेंड हो चुका है। तो किस तरीके से ये क्वारंटाइन मेजर्स जो है किस तरीके से प्रशासन लेने वाली है? नहीं, अभी इसमें नई गाइडलाइन भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ गई है जिसमें 10 दिनों का भी क्वारंटाइन होगा इससे आगे। लेकिन इसमें हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी है वो हमने काफी बड़ी बनाई है। अभी आज की तारीख में अपने यहाँ पे जो क्वारंटाइन की फैसिलिटीज है, आज की ही तारीख में लगभग 1600 से ज्यादा लोग आज भी एक 8-10 जगह पे है। और जो नया जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहां पे भी काफी तादाद में ये रहेगा। भविष्य में ये किस प्रकार से मोड़ लेता है, क्योंकि जैसे शुरुआत में बताया गया था कि अप्रैल के आखिरी के वीक में या मई के फर्स्ट वीक में जो है वो हम लोगों को एक बहुत बड़ा पीक जो है, स्पाइक जो है केसेस का वो आ सकता है। अभी लेकिन जो तज्ञ जो है, एक्सपर्ट्स जो है, वो बता रहे हैं कि ये जो स्पाइक आएगा वो शायद जून में आ सकता है। पर हम लोग अगर ढंग से हमारा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लॉकडाउन में जो सारी चीजें जो है, मास्क पहनना है, बार बार जो है हाथ धोना है, सैनिटाइजर्स का यूज करना है, तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हम इसको रोक सकते हैं। तो क्वारंटाइन की फैसिलिटी काफी है हमारे यहाँ पे। अगर कोई सीरियस पेशेंट्स भी होते हैं तो आज की तारीख में लगभग 2500 हमारे बेड जो है वो तैयार हो चुके हैं, ऑक्सीजन जहाँ पे दिया जाना चाहिए। माने 1400 बेड जो है वो जीएमसी और आईजीएमसी में है, और लगभग 1000 के करीब बेड जो है वो 900 और 1000 के करीब जो बेड है वो शालिनी मेघे हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है और लता मंगेशकर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हुए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अभी हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में प्रशासन जो है ये कोरोना का जो वायरस उसके बारे में भी काफी जानकारी नहीं है। वो जिसको बोलते हैं कि खुद को म्यूटेशन जो होता है वो होते रहता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो अभी अपने यहाँ पे वायरस का जो स्ट्रेन है वो अलग किस्म का है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर वो भी आ सकता है। तो ये सारी चीजों के बावजूद जो है प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। आज की तारीख में मैं जैसे कह रहा था कि लगभग 2500 बेड हमारे ऑक्सीजन के तैयार है। हमारे यहाँ पे आज की तारीख में 150 के करीब जीएमसी आईजीएमसी मिलके जो वेंटिलेटर्स यानी जिसको आईसीयू बोल जा सकता है, तो वो भी बेड हमारे तैयार है। वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज आज की तारीख में जीएमसी आईजीएमसी में तैयार हुई। और ये सारी हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट माइनर मिनरल फंड होता है और डीपीसी जो होती है उसमें से पैसे देके करवाए हैं। तो ये एक अच्छा व्यवस्था आज के तारीख में प्रशासन ने यहाँ पे करवाई। तो सर, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि ट्रेसिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितनी सक्सेसफुल हो रही है ट्रेसिंग नागपुर में? नागपुर में ट्रेसिंग बहुत सक्सेसफुल हो रही है और उसी कारणवश जो है हम लोग उसका फैलाव रोकने में बहुत ट्रेसिंग जितनी अच्छी होगी वो फैलाव रोकने में मददगार होती है। अगर ट्रेसिंग ढंग से नहीं होगी, लेट होगी या उसमें कम इंफॉर्मेशन आती है
तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से फैलाव जो है वो रोक नहीं सकते हैं। सर कोरोना पेशेंट अगर आप बता सकते हैं कि जब ये डिटेक्ट हो जाता है कि किसी पेशेंट को कोरोना वायरस है, तो वो प्रोसीजर क्या रहता है? मतलब क्या होता है उसमें, अगर आप बता सकते हैं? नहीं, जो भी पेशेंट को अगर बुखार रह रहा है, खांसी जुकाम है और तो इस तरीके से अगर है तो उसने जो है जाके फीवर क्लिनिक में खुद को बताना चाहिए। फीवर क्लिनिक से जो है उनके थ्रोट स्वाब जो है वो लिए जाएंगे और वहां से पता चलेगा कि उनकी आगे की उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव अगर मिलता है व्यक्ति तो उसको क्वारंटाइन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वारंटाइन के कारण उसका फैलाव जो है वो रोक सकते हैं। बहुत सी बार जो है घरों में उतनी व्यवस्था होती नहीं है कि एक पूरी रूम जो है उस व्यक्ति को दी जाए, उस रूम में बाकी कोई एंटर ना करे और बाकी की सारी चीजें जो है उस पर भी वहां पे गौर किया जाए। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो आज की तारीख में मैं जैसे कह रहा था कि लगभग 1700 के करीब है, तो उस तरीके से करना आवश्यक हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार नागरिक करके हमने ये सारी चीजों को स्वीकारना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको कोरोना हो जाता है, आप देखिए हमारे यहाँ पे 350 के करीब केसेस निश्चित हुई है, लेकिन जो डेथ हुई है वो 6 हुई है। और वो भी कब हुई है, माने उसमें से 3 डेथ जो है वो तो ऐसी हुई है कि उसमें जब घर पे ही उन लोगों को कुछ तकलीफें हुई थी, वो गए नहीं। और जब उनको जीएमसी या आईजीएमसी में लेके गए तो बाय दैट टाइम दे वर डेड, माने ब्रॉड डेड जिसको बोला जाता है हॉस्पिटल में, वैसे हुआ। और जो 3 लोग हैं वो जैसे आज शाम को भर्ती हुए तो इतनी एडवांस स्टेज में उनकी केस चली गई थी और एजेड भी थे, तो वो इन स्पाइट ऑफ मेडिकेशन जो है उनको दवाई देने के बावजूद जो उनकी दूसरे दिन ही डेथ हो गई है, मैंने 24 घंटों के अंदर में बाकी की 3 केसेस में डेथ हुई है। तो अगर हम समय पे अपने को यहाँ पे फीवर क्लिनिक में ले आते हैं या जीएम से आईजीएम से हम लोग चले जाएंगे तो निश्चित स्वरूप से इसको रोका जा सकता है। आज अपने यहाँ पे एक प्राइवेट पैथोलॉजी लैब भी जो है उसको भी अभी टेस्टिंग के अधिकार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिए हुए हैं। तो वहां पे भी जिसको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे अपनी खुद की टेस्ट कर लूँ तो 4,500 रुपये दिलवा के वहां पे भी टेस्ट हो सकती है। गवर्नमेंट में आपको कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा, इतना निश्चित है। पर गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उसके यूटिलाइजेशन में कुछ गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो है, उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग जो है माने और किसी के साथ में वैसे नहीं करवाते। जैसे अभी कल जो पुलिस वाले भी अपने यहाँ पे 3 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, उनकी भी हाँ, ड्यूटी मोमिनपुरे में थी। तो जी। इन लोगों को जो है एक रूटीन में जो चेकअप होता है उस चेकअप में उनके पॉजिटिव स्वाब निकले हैं। वैसे उनको बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है। ये सब इसके बावजूद जो है जो हाई रिस्क में जो है उन लोगों को भी इस तरीके से उनके थ्रोट स्वाब जो है वो लिए जाते हैं। सर मुझे आप बताइए कि लिकर के लिए जो परमिशंस की बात हुई थी, तो आपने नागपुर रूरल में लिकर परमिशन की शॉप्स के जो दुकानें हैं वहाँ पे लिकर सेल हो सकती है नागपुर रूरल में, और नागपुर सिटी में ऑनलाइन दे सकते हैं जिनके भी पास परमिट है। तो सर लिकर से रिलेटेड सवालों के लिए हमें भी बहुत सारे क्वेरीज आई थी, आई एम श्योर आपको भी काफी लोगों ने पूछा होगा। आप एक बार हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड लिकर से रिलेटेड नागपुर में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में? मैं पहले तो ये बता दूं कि लिकर जो है इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अभी कोविड के कारण वो इसेंशियल चीजों में नहीं है, इसलिए उसको सारी दुकानें बंद कर दी थी और सिर्फ इसेंशियल जो दुकानें हैं वही चल रही। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे सारी इकोनॉमी को भी हम लोगों को ओपन अप करना पड़ेगा। सारे कामकाज जो है वो पूरे बंद हो चुके थे। पूरी इकोनॉमी जो है एक ऑल ऑफ अ सडन 22 मई को जो है लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ तो उस दिन से पूरी इकोनॉमी और कारण तो बहुत स्पष्ट है कि फैलाव ना हो तो लोगों का जो जाना आना जो था वो रोकना भी बहुत जरूरी था। लेकिन आज की तारीख में अभी काफी हद तक केंद्र शासन और राज्य शासन की नीतियों के कारण, पॉलिसीज के कारण
हम लोग कोविड को काफी हद तक रोक सके हैं। और इसीलिए अभी माइग्रेंट लेबर्स को अपने अपने घरों मैंने स्टेट्स में जाने के लिए या जिलों में कहीं पे अगर वो रुके हुए हैं तो वहां से जाने के लिए परमिशन दी गई। उसी प्रकार से धीरे धीरे अभी सारी चीजें जो है वो ओपन अप हो रही है। ये पहली बात है, ये हम लोगों ने समझ लेना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है, इसमें इसके बावजूद जो है ऑनलाइन चीजें जो है, ऑनलाइन लिकर का जो है, सो दैट लोगों को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के जैसे बाकी शहरों में जब इससे पहले ओपन अप हुआ, मुंबई में हुआ, गुना में हुआ है, तो वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी समस्याएं वहां पे जो आई थी, तो वो समस्याएं ना आए करके गवर्नमेंट ने अपनी खुद पॉलिसी बनाई। और उस पॉलिसी के तहत ऑनलाइन भी हम लोग लिकर को बेच सकते हैं। सिर्फ वो कंट्री लिकर के लिए नहीं है, क्योंकि कंट्री लिकर का जो कंज्यूमर सेक्शन जो है वो ऑनलाइन शायद नहीं कर पाएगा, ऐसा उसके पीछे का कारण। लेकिन जो फॉरेन लिकर लेने वाला जो ग्राहक है वो ऑनलाइन उसको निश्चित ले सकता है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने उसकी प्रावधान भी किया और उसको मान्यता भी दी है। आज हमारे से अगर हम लोग मुंबई सोचते हैं या पुणे सोचते हैं, तो मुंबई और पुणे में काफी सामने हमारे केसेस है। माने हमारी केसेस 350 है, पुणे में 3500 के करीब केसेस है। अब मुंबई में जो केसेस की संख्या है वो तो अभी बहुत आगे निकल गई, 12-13 हजार के करीब अभी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजों को दूसरा भी एक पहलू ऐसा है, इसका एंगल ऐसा है कि इलिसिट लिकर बहुत शुरू हो गया था, और इसमें ब्लैक में बहुत ज्यादा हो गया था। अभी परसों जब हमने इसको जब शुरू नहीं की थी, उसके 2 दिन पहले महुआ की जो 4 ट्रक है उसको पकड़ा गया, और लगभग 150-200 या 250 के करीब केसेस नागपुर में हुई है। माने इलिसिट लिकर जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो गया था। तो इससे वाइन शॉप्स में भी बहुत ज्यादा चोरियां हुई है इतने में। वाइन शॉप्स में चोरियां होने शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो है ये पॉइंट कर रही थी कि हम लोग किसी एक चीज को जो है कहाँ तक रोक सकते हैं। हम लोगों को पता है कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी करके हम लोग इसको बहुत देर तक रोक भी नहीं सकते हैं। और सारी इकोनॉमी जब एक स्टैगर्ड वे में खुलना है, तो ये भी एक उसमें स्टैगर्ड वे में खुलने का एक प्रकार भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे ही हम लोगों को एक पता चला कि भाई शहर से लग के जो इलाका है, वाड़ी हो गया, हिंगना हो गया, तो यहाँ पे काफी पैमाने पे लोग नागपुर से जाके वहां पे भीड़ कर रहे हैं, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं फॉलो हो रही है, या ट्रैफिक जाम्स हो रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर तुरंत दूसरे दिन ही हमने डिसीजन ले लिया, कल ही हमने डिसीजन ले लिया था उसका, कि भाई कल से जो है हमने नागपुर शहर के एरिया के अंदर में जो पुलिस कमिश्नरेट का जो एरिया है उसके अंदर में हमने ऑनलाइन जो है फॉरेन लिकर का शुरुआत किया। लेकिन जो कंट्री लिकर है वो अभी भी बेच सकता है। इसमें भी फॉरेन लिकर के सेल में भी अभी कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि अभी भी होम डिलीवरी ढंग से नहीं हो रही है, ग्राहक वहां पे जाके जो है वहां पे कुछ लोग बेच रहे हैं। इसके बारे में भी कुछ शिकायतें मेरे तरफ में आई हुई थी। तो हमने आज से जो है, जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लाइसेंसेस हम लोग सस्पेंड करने जा रहे हैं। मतलब दैट इज द वार्निंग दैट आई वांट टू गिव टू ऑल दोज ओनर्स। हमारे जो ओनर्स हैं फॉरेन लिकर के, उन लोगों को मेरे तरफ से हिदायत है, एक मेरे तरफ से उन लोगों को मैं बिल्कुल एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर होम डिलीवरी के बारे में अगर उनके तरफ से ठीक ठाक ढंग से अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो उस केस में जो है हम लोग वो दुकान का लाइसेंस जो है वो रद्द कर देंगे। एंड दैट इज माई प्रॉमिस। सो नो वन शुड टेक द लिबर्टी टू सेल द लिकर विदाउट होम डिलीवरी। तो ये सारी चीजें हैं। कोई भी स्कीम या कोई भी मैकेनिज्म 100% परफेक्ट नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। कुछ चीजें चलती है, इतने दिनों से यहाँ पे ये सारी चीजें रुकी हुई थी, अभी वो शुरू हो गई है, तो थोड़ा भीड़ भाड़ होगा भी। 2-4 दिनों के बाद में जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सब्जियों का जो था, तो शुरुआत में बहुत भीड़ थी। अभी सब्जियों की जो मंडियां जो लगी है
अलग अलग ग्राउंड्स में लगी हुई थी, वो सारी बंद हो गई है, वो वहाँ की भीड़ कम हो गई है। तो एक लोगों का एक जो इनिशियल अर्ज रहता है, तो वो भी होता है, पर ठीक है, माने अभी वो भी जो है सेटल होती जाती है। तो मैं समझता हूँ कि लीकर के बारे में अभी भी जो कंट्री लीकर जो है हमने शहर के अंदर में शुरू नहीं की है, लेकिन ग्रामीण में हमने जरूर शुरू की है, और उसमें कोई ऑनलाइन वाली डिमांड नहीं है। लेकिन ग्रामीण और शहर में जो फॉरेन लीकर की दुकानें शुरू है, उसमें लेकिन ऑनलाइन ही डिलीवरी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई व्यवस्था का वहाँ पे प्रावधान नहीं है। सर मुझे पूछना था परमिट के बारे में भी, अगर आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि उन्हें जानना था कि अगर परमिट बनाना है तो कहाँ से बनाएं, किस तरीके से दे शुड गो अबाउट इट। नहीं, लिकर परमिट जो है वो वही व्यक्ति जिसके पास में लिकर परमिट है, वही व्यक्ति खरीदारी कर सकता है, पहली बात तो ये है। और जिसके पास में परमिट नहीं है तो ऑनलाइन परमिट बनाने की भी व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन उसको मान्यता भी दी जाएंगी, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट का अपना खुद का जो एक वेबसाइट है, और अगर हम लोग गूगल कर ले तो हम लोगों को वो वेबसाइट भी मिल जाएंगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो तरीका है वो भी हम लोग मिल जाएंगे। सर नागपुर में जो अभी जैसे एसेंशियल शॉप्स तो खुले हैं, पर नॉन एसेंशियल शॉप्स भी, जैसे लाइवलीहुड्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, धर्मपेट की दुकानें या इतवारी की, तो ये धीरे-धीरे हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कम लोगों में शुरू हो? जैसे कपड़ों अब के देखिए, शॉप्स हो। इसमें ये सारी चीजें जो गवर्न होती है, वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आती है उसके मुताबिक। अभी जो फोर्थ लॉकडाउन हमारा शुरू होने जा रहा है कल से, तो उसके बारे में अभी कुछ डिटेल गाइडलाइन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वो आती है, तो उसके बाद में हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद में स्टेट गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन निकालता है, और वो गाइडलाइन के अनुसार ही जो है हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मे बी बाय टुमारो हम लोगों को ये गाइडलाइंस मिल जाएंगी, और फिर शायद उसमें अभी गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है। जैसे अभी एक स्टैंड लिया गया है कि 5 एसेंशियल कमोडिटीज की जो दुकानें हैं, वो अगर एक लाइन में हो तो वो हम लोगों को खोलनी है, और अगर उससे कम दुकानें वहां पे हो तो नॉन एसेंशियल की भी वहां पे खुल सकती है, और अगर स्टैंड अलोन हो तो वो खुल सकती है। जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो वहाँ की दुकानें खुल सकती है। माने इस तरीके से जो है गाइडलाइन आती है। जैसे पिछली गाइडलाइन जो थी, लॉकडाउन 3 वाली जो गाइडलाइन थी, उसमें ये सारी चीजें लिखवाई गई थी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन है वो शायद आज शाम तक या कल तक आ जाए, तो उसको वाइड पब्लिसिटी भी प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी दी जाती है। तो मतलब लॉकडाउन 4 में शायद ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिलने की संभावना निश्चित है। निश्चित निश्चित निश्चित। सर एनएमसी कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी के साथ आपकी काफ़ी बातचीत और आपका काफ़ी काम होता है, तो सर बीच में ऐसी खबरें आई थी कि उनका शायद ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इस बारे में एक अफ़वाह उड़ी थी, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं, ट्रांसफर किसी का भी एक ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर होता है, तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का डिसीजन होता है, और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, तो दैट इज द माने वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, उसमें हम लोगों का कोई कहने का ये होता नहीं है। गवर्नमेंट को जो सही लगता है कि भाई, तो दैट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली। सर नागपुर के महापौर संदीप जोशी जी ने मुंडे जी पर यह आरोप लगाए थे कि वो सारी जो भी एक्टिविटीज है या जो भी डिसीजंस है वो खुद से ले रहे हैं और बाकी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की थी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो है अ, एक म्युनिसिपल कमिश्नर करके उनको कुछ डिसीजंस लेने के अधिकार जो है एपिडेमिक के गाइडलाइंस में दिए गए हैं। अब ये डिसीजंस मेकिंग जो है इट इज वो अपने परसेप्शन से और जो भी फैक्चुअल पोजीशन होती है उसके मुताबिक ले रहे हैं। तो इसमें ये संबंध उनके ऊपर में, क्योंकि पदाधिकारी और अधिकारी जो है वहाँ के, मैं समझता हूँ दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि कोरोना को हम लोगों ने डिफीट कराना है।
जी। कोरोना से हमारा शहर जो और जिला जो है ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि अभी आज की तारीख में नागपुर जो है वो रेड जोन में है और दैट इज़ द सीवियरेस्ट जोन बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में 21 दिन तक जब केस नहीं आएगा तो हम ऑरेंज जोन में जाएँगे। उसके जी। बाद में 21 दिन तक केस नहीं आएगा तब हम लोग जाके जी। ग्रीन जोन में जाएँगे। तो ये पदाधिकारी सारे जो है वो और प्रशासन के अधिकारी सारे लोगों का जो उद्देश्य तो एक ही है कि लोगों को कम से कम त्रासदी हो, कम से कम तकलीफें हो और ये जो विषय है इसको हम लोग एक अपने अच्छे तरीके से फाइट आउट कर पाए। परसेप्शंस की बात है, अप्रोचेस की बात है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो सभी जगहों पे रहते ही है। तो बट देन फाइन, सभी का इंटेंशन तो है कि वी नीड जी। टू फाइट आउट कोरोना एंड उसको नागपुर जिले को और नागपुर शहर को जो है कोरोना मुक्त करने का सभी का अपना-अपना तरीका है। मैं ऐसे समझता हूँ। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि नागपुर के आप कुछ बता सकते हैं कंटेनमेंट ज़ोन्स कौन-से हैं? रेड ज़ोन्स जिसमें जहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? अभी जो है लगभग 13 कंटेनमेंट ज़ोन्स अपने यहाँ पे है और जैसे मैं उनके नाम आपको बता दूँ, मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा एक है, फिर संग्राम नगर है, आशीनगर ज़ोन में, फिर धोबी नगर है, गांधीबाग ज़ोन में, पार्वती नगर है, धंतोली ज़ोन में, हुडको क्वार्टर्स है, गणेशपेट जो फिर से धंतोली ज़ोन में आता है, मोठा ताजबाग जो है नेहरू नगर ज़ोन में आता है, ऋषि नगर जरीपटका जो है वो मंगलवारी ज़ोन में आते हैं, पांड्राबोड़ी जयनगर ट्रस्टी लेआउट वो धर्मपेट ज़ोन में आता है, काशी नगर हनुमान नगर में आता है, जय भीम नगर धंतोली ज़ोन में आता है, सिंधी बन औलिया नगर मोठा ताजबाग नेहरू नगर में आता है, जवाहर नगर जो है वो हनुमान नगर जोन में आता है, शांति नगर जो है वो सतरंगीपुरा जोन में आता है। इस तरीके से 13 जो है आज की तारीख में अपने यहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स है। वैसे तो हमारे यहाँ पे लगभग आज तक 23 या 24 कंटेनमेंट जोन जो है वो हो चुके हैं। लेकिन जहाँ से कोरोना मुक्तता मिली है तो वो भी जोन कोरोना मुक्त भी हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में 23 जोन जो है 13 जोन जो है वहाँ पे कोरोना का हम लोगों ने पूरे जो आवागमन जो है लोगों का वो बंद रखा है। लेकिन वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, मेडिसिन के लिए ये हम लोग जो है एक हेल्पलाइन शुरू की है। एनएमसी में भी है और हमारे तरफ भी है। इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ यहाँ पे लोगों में अभी भी जो मिलनसार लोग हैं, हमारी पूरी भारतीयों की जो एक हिंदुस्तानी लोगों की जो एक प्रवृत्ति जो है, हम लोग घर में चुप नहीं बैठ सकते, यहाँ वहाँ इकट्ठा होने की और मुलाकात करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वो भी इस समय पे हम लोगों को घातक सिद्ध हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी थोड़ा-सा सब लोगों ने सब्र करना चाहिए। अभी ईद की भी तैयारी हो रही है, रमज़ान ईद भी आने वाला है, तो उसमें भी काफ़ी सहयोग जो है प्रशासन को लोग दे रहे हैं। रोज़ की जो नमाज़ जो है, उसका नमाज़ अदा करने का जो रिवाज है, रस्म जो है, वो भी घर में कर रहे हैं लोग। तो और थोड़ा सब्र करेंगे और थोड़ा-सा अनुशासन रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वी विल बी एबल टू डिफीट दिस कोरोना वेरी पॉजिटिव। तो स्कूल कॉलेजेस के लिए कहा जा रहा है कि अगस्त या सितंबर से पहले खुल नहीं सकते हैं नागपुर में, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएंगे पेरेंट्स को? नहीं, पेरेंट्स में तो बच्चों को अभी उन लोगों को संस्कार जो है वैसे समर सीजन जो होता है, उसमें काफ़ी जगहों पे संस्कार के शिविर चलते हैं या कुछ नई एक्टिविटी सीखने के शिविर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड टाइम, फैमिली टाइम है। लोगों ने घरों में रह के जो है, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत सुनहरा अवसर अ, हम लोगों को मिला है। स्कूलों को शुरू करने की जो बात है, वो इसीलिए है कि इसका जो शिकार हो सकते हैं, वो स्कूली बच्चे जल्दी होते हैं। माने उनमें इम्यूनिटी की कमी होती है। जी। तो इसीलिए शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि जून में या जुलाई में हमारे यहाँ पे एक स्पाइक आ सकता है। तो लेट अस होप कि वो नहीं आए और गवर्नमेंट डजंट विश टू टेक एनी चांस।
तो शायद इसी कारण से अगस्त या सितंबर की बात हो रही है। पर अगर ये स्पाइक निकल जाता है और एक जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व की बात होती है, वो अगर हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले भी स्कूल अगर सारी चीजें ठीक ठाक रहे तो उससे पहले भी शुरू हो सकती है। हम लोगों सर को देखिए कोरोना तो काफी समय तक कुछ ना कुछ तो उसका हल्का जो असर जो है तो रहेगा ही। पर उसके लिए जो मास्क का जो यूज है, फिर जो कफिंग के जो एटिकेट्स है या स्नीजिंग के एटिकेट्स है, यूज ऑफ सैनिटाइजर्स और सोप है, साबुन का इस्तेमाल जो हमेशा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। और मैं जैसे कह रहा था कि मास्क अनिवार्य रहेगा, लेकिन स्कूल शुरू भी हो गए तो भी मास्क अनिवार्य रहेगा, सैनिटाइजर्स का यूज अनिवार्य रहेगा और कफिंग और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेगा। ये सारी चीजें तो होनी है। सर ये आपके टी शर्ट पे कुछ सिंबल है, इसका कोई सिग्निफिकेंस है मुझे बताया गया है, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ निश्चित, ये एक एक्चुअली ये तो जो है मेरी पढ़ाई सैनिक स्कूल सतारा में हुई थी। तो हम लोग जो एक स्टूडेंट्स जो है ये वहाँ की टी शर्ट है जो हम लोग पहनते हैं। तो एक बात तो वो है, और उसका जो कैप्शन वहाँ पे जो पंचलाइन बोल सकते हैं आज की भाषा में, वो है तमसोमा ज्योतिर्गमय। माने माने डार्कनेस से लाइट की तरफ में हमने हमारी जो वे अहेड जो जिसको हम लोग बोलते हैं या रोड मैप जो बोलते हैं, वो तमसोमा ज्योतिर्गमय का है। तो यानी अभी जो अंधकार जो कोरोना से यहाँ पे सब सोशल चीजों के ऊपर में, इकोनॉमिक चीजों के ऊपर में जो हुआ है, तो शायद हम लोग अभी जो धीरे धीरे इकोनॉमी भी खुल रही है, धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि केसेस जो है उसकी अगर देखेंगे तो स्पाइक जरूर लग रहा है, पर वो भी कम होते जाएंगे। और हम लोग हमारे अनुशासन से जो है निश्चित ही अंधेरे की तरफ से हम लोग जो है प्रकाश की ओर निश्चित समय पे हमारा जो मार्गक्रमण जो है वो रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।